हेलो गाइस, वेलकम इन आवर चैनल स्टडी इन फाइनाइट। आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता आप सभी को पता है, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। इसे हम लगभग मेसोपोटामिया के समकालीन में मानते हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके नाम से ही। नाम से क्यों? क्योंकि इसके 3 नाम हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, मोहनजोदड़ो सभ्यता हो गया और सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। तो इसके नाम अलग अलग क्यों है, इनकी विशेषताएं क्या है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से इसका नाम पता चल रहा है कि सिंधु नदी के कारण रखा गया इसका नाम, सिंधु नदी। क्योंकि सिंधु नदी के आसपास यह पूरा विकसित हुआ, इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता कह दिया गया। और जो हड़प्पा सभ्यता रखा गया, क्योंकि इस सभ्यता की सबसे पहले खोज हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कह दिया गया। और जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, इस पूरे सभ्यता में सबसे विकसित शहर मोहनजोदड़ो था, इसलिए कह दिया गया मोहनजोदड़ो सभ्यता। तो आपको अब पता हो गया कि इसका वास्तविक नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता। इसका वास्तविक नाम मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है, इसका वास्तविक नाम हड़प्पा सभ्यता है। अगर हम बात करते हैं इसके टाइम पीरियड की, तो इसका एनसीईआरटी ने लगभग करके लिख दिया है। वैसे तो बहुत डिस्प्यूट है इसके टाइम पीरियड पे। लगभग करके लिखा है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक, ऐसा लगभग करके लिख दिया गया है। अच्छा, इस सभ्यता से पहले भी कोई सभ्यता थी या फिर यही विकसित हो गया, हड़प्पा विकसित हो गया, हड़प्पा सभ्यता का नाम लिया? तो ऐसा नहीं है, इससे पहले भी एक सभ्यता हुआ करती थी। आप पहली बार सुन रहे हैं, आपको शॉक लगेगा। इससे पहले भी एक सभ्यता थी, जैसे हम आरंभिक हड़प्पा कहते हैं। इसमें ग्रामीण लेवल पे बस्तियां पाई गई हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी संरचनाएं नहीं मिली हैं, बहुत दूर के व्यापार नहीं थे, और ना ही बहुत ही विशेष शिल्पकारी है। इससे पता चलता है कि यहाँ पे एकदम ग्रामीण लेवल पे बस्तियाँ स्थापित हुई। हमें देखिए, यहाँ आरंभिक हड़प्पा जो है, देखिए आरंभिक हड़प्पा क्या क्या मिला है। सॉरी, आरंभिक हड़प्पा, यहाँ से हमें कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं, और शिल्पकारी। ये लोग इतना ही करते थे कि खुद का सिर्फ जीवन निर्वाह हो सके, बस ज़्यादा उत्पाद नहीं करते थे। ये है आरंभिक हड़प्पा। अच्छा, क्या यही विकसित होके विकसित हड़प्पा का रूप लिया? विकसित हड़प्पा का रूप लिया? तो ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ बीच में टाइम पीरियड में जो देखते हैं, समय काल में, यहाँ गैप दिखाई देता है। गैप दिखाई देता है कैसे? कैसे हमें दिखाई देता है? हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे जो बस्तियाँ थी वो जला दिए गए या फिर त्याग दिए गए। हमें यहाँ पे जो बस्तियाँ मिली हैं उसे जला दिया गया है या फिर त्याग दिया गया है। फिर एक बार से नया पूरी सभ्यता विकसित हुआ, फिर वही विकसित हड़प्पा रूप लिया। यह है आरंभिक हड़प्पा। चलिए, अब हम बात करते हैं विकसित हड़प्पा के लोग कैसे थे, यहाँ के लोगों का जीवन कैसा था, जीवन का निर्वाह कैसे था, व्यापार हम देखेंगे, कृषि देखेंगे, ये सब चर्चाएं करेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले हम जीवन निर्वाह देखते हैं। जीवन निर्वाह कैसे करते थे, क्या खाते पीते थे? तो हमें यहाँ साक्ष्य मिला है कि पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, यानी कि फल फूल सब्जियां, ये सब खाते पीते थे। और क्या था? मांस मछली हो गया, जानवरों के मांस खाएंगे, और किसके खाएंगे? हमें मछली के भी साक्ष्य मिले हैं, मछली के कांटों से। और साथ ही साथ हमें अनाज के भी साक्ष्य मिले हैं। अनाज में कौन कौन से अनाज मिले हैं, इसे भी देखते हैं। देखिए, अधिकांशतः वही है जो हम आज दिनचर्या में खाते अपने पीते। वही दाल हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया। बाजरा याद रखिएगा, ये गुजरात से मिला है हमें, गुजरात। और सफ़ेद चना हो गया, सफ़ेद चना, ये सब मिले हैं हमें। हालांकि जो चावल मिला है वो इन सब की अपेक्षा में कम मिला है, यानी कि चावल का अनाज जो मिला है वो कम मिला है।
अच्छा, इतने ढेर सारे हमें अनाज मिले, तो क्या कोई कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं? बिल्कुल, कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं। कृषि कैसे साक्ष्य मिले हैं? हमें चोलिस्तान और बनावली, चोलिस्तान और बनावली, यहाँ से हमें हल के प्रतिरूप मिले हैं। किसके? हल के, जो साफ साफ संकेत करता है कि यहाँ पे जरूर कृषि करते थे। और दूसरी बात, हमें ये हो गया पहला, और दूसरा हमें कालीबंगन, ये सब स्थान के नाम है हड़प्पा सभ्यता में। कालीबंगन से जुते हुए खेत मिले हैं, जुते हुए खेत, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। और कैसे मिले हैं? हमें ये जो जुते हुए खेत मिले हैं, एक दूसरे को हमें मिलता है कि समकोण पर विभाजित करते थे ऐसे, जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग दो प्रकार के अनाज, यानी कि दो प्रकार की फसल एक साथ उगाते थे, एक इसमें एक और इसमें। ये हो गया कैसे के साक्ष्य। अच्छा, हमें जो गेहूं है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि चक्की पे गए, उसका आटा पिसवाया, फिर हम खाते हैं रोटी बना के। तो यहाँ पे कैसे रोटी बनाते थे? क्या यहाँ पे भी चक्कियाँ मिली हैं? बिल्कुल, यहाँ पे भी चक्कियाँ मिली हैं। चक्की के साक्ष्य, चक्कियाँ भी दो प्रकार की। देखिए, एक अवतल चक्की है जिसे आगे पीछे करके घुमा के पीसा जाता था, और दूसरी बात यह है कि ये पूरे हड़प्पा सभ्यता में मिला है, पूरे हड़प्पा सभ्यता में। और दूसरा मसाला कूटने के लिए और जड़ी बूटियों, जड़ी बूटियों को कूटने के लिए, लाइक उखली के तरीके से। ऐसे एक अवतल चक्की मिल गया, और एक मसाला कूटने और जड़ी बूटियाँ कूटने के लिए एक चक्की मिल गया। हमें चक्की के भी साक्ष्य मिलते हैं, बताइए। हड़प्पा सभ्यता, ये पूरे विकसित हड़प्पा सभ्यता में ऐसा मिला है चक्की के साक्ष्य। मैं अब आपको कुछ यहाँ के स्थान याद करवा देता हूँ, जिससे जब भी मैं बोलूँ कि जैसे मैंने बताया चोलिस्तान और कालीबंगन, बनावली, ये ताकि तुरंत आपको याद हो जाए। और मैं आपको एक ट्रिक से याद करवाऊँगा। देखिए, मान लीजिए ये भारत का नक्शा ऐसा कुछ है, तो गड़बड़ हो गया थोड़ा, इधर आना चाहिए था। पाकिस्तान, इसमें भी कुछ है ना। देखिए, यहाँ पे है कालीबंगन, सॉरी कालीबंगन नहीं, राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी। इसी के नीचे है बनावली, इसी के नीचे है कालीबंगन। मैं भी आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा। देखिए, यहाँ पे है लोथल, ये सब उत्पादन केंद्र हैं, ये नहीं ये। और यहाँ पे है, कहीं इधर है धौलावीरा, गुजरात के इलाका में। चनहुदड़ो, नागेश्वर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, ये कुछ स्थान के नाम है, ठीक है। और यहाँ पे चोलिस्तान है, जो स्थान थार मरुस्थल का पाकिस्तान की साइड पे चले गया, वही है चोलिस्तान। अब देखिए, इसको ट्रिक से मैं कैसे याद करवाता हूँ आपको। राखी गढ़ी को याद करने के लिए आप राख से याद कर सकते हैं, राख से राखी गढ़ी, ठीक। राखी गढ़ी, राख कैसा होता है? काला, कालीबंगन हो गया। राख से कुछ नहीं बनाया जा सकता, यानी कि बनावली। राख से आपको तीनों स्थान के नाम याद हो गए। राखी गढ़ी, बनावली ये कहाँ पे है? हरियाणा में है, और कालीबंगन राजस्थान में, ठीक है। धौलावीरा और लोथल को देखिए, थल जो है नीचे होता है, यानी कि लोथल नीचे हो गया, और वीर जो होते हैं ऊपर होते हैं, यानी कि धौलावीरा ऊपर है, ठीक है। लोथल नीचे, वीर ऊपर, यानी कि धौलावीरा वीर ऊपर। नागेश्वर को याद करने के लिए आप इसको नाग का शेप दे सकते हैं, नागेश्वर याद करेंगे। और चनहुदड़ो को याद करने के लिए आप इसको चंद्रमा का शेप देकर, ऐसा ऐसा कुछ, चनहुदड़ो, ऐसा कि चंद्रहुदड़ो नहीं, चनहुदड़ो है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के पास में बसा है,
रावी, रावी नदी के किनारे मोहनजोदड़ो सबसे विकसित था। बालाकोट समुद्र किनारे है और उत्पादन केंद्र है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गए कुछ मुख्य स्थान। अब हम बात करते हैं यहाँ के विकसित बस्तियों के बारे में। बस्तियाँ, बस्तियाँ हम देखते हैं दो भागों में विभाजित हैं यहाँ पे। कैसे? किनारे किनारे पे तो हमें बस्तियाँ मिली हैं, बीच में हमें दुर्ग मिला है, जो क्या थे, चारों तरफ से किले बंद थे, बस्तियाँ भी और दुर्ग भी। किले बंद का मतलब समझते हैं, दीवारों से घिरा हुआ, दीवारों से घिरा हुआ। और सबसे बड़ी बात, इसे निचली बस्तियाँ कहते हैं, निचली बस्तियाँ। जो दुर्ग था वो ऊंचाई पर बनाया जाता था। अगर हम इसका आधार सिर्फ बनाने में अगर हम माप एक लेते हैं कि अगर एक व्यक्ति एक घन मीटर समझते हैं, घन मीटर, एक घन मीटर मिट्टी, मान लीजिए एक घन मीटर है, एक घन मीटर मिट्टी रोज फेंकता है, यानी कि ढोता है, सिर्फ आधार को बनाने के लिए, इसको कितने लग जाएंगे दिन? 40 लाख दिन लग जाएंगे। आप सोच सकते हैं कितने बड़े श्रम की आवश्यकता हुई होगी यहाँ पे। 40 लाख दिन लग जाएंगे सिर्फ आधार बनाने के दुर्ग के। ये है दुर्ग की ऊंचाई का पैमाना, कुछ ऐसा। अब हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं निचली बस्तियों से। ठीक है, फिर बात करेंगे दुर्ग की। निचली बस्तियों से, निचली बस्तियां। निचली बस्तियों में हमें दो चीजें बहुत ही प्रमुख दिखाई देती है। पहला, नगर नियोजन। नगर नियोजन, नगर नियोजन कैसे? हमें यहाँ पे क्या साक्ष्य मिला है? ये जो सड़कें हैं और जो नालियाँ हैं वो दोनों एक साथ बनाई जाती हैं, और दोनों, दूसरी बात यह है, दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। चाहे जहाँ पे भी काटेंगे, समकोण पर भी काटेंगे। नालियाँ भी साथ साथ बनाई जा रही हैं, मान लीजिए ये ऐसा कुछ। ठीक है, जो सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे, और इस प्रणाली को क्या कहा जाता है? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति, एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि हमें लोथल से जो नालियाँ वो पक्की ईंटों के मिले हैं, और जो घर हैं वो कच्चे ईंटों के बने हुए हैं। ये नगर नियोजन का सबसे बड़ा प्रमाण है कि सबसे पहले नालियाँ बना दिया गया होगा, फिर उसके बाद घर बनाया गया होगा। अब आवास कैसे बनाए जाते थे? आवास का भी कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मान लीजिए आवास है और एक दीवार इसका नाले में लगा हुआ करता था। ठीक है, और जो यहाँ पे हमें चैम्बर भी मिले हैं, चैम्बर यानी कि मलकुंड, जिससे ठोस पदार्थ चैम्बर में एकत्र हो जाए और पानी, गंदा पानी निकल जाए। आवास कैसे हुआ करते थे? आवास के बारे में भी देख लेते हैं। आवास, आवास को हम देखते हैं जब, तो हम देखते हैं यहाँ पे प्राइवेसी को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता था। कैसे? यहाँ की जो चारों ओर की दीवारें हुआ करती थी, वहाँ पे एक भी खिड़की नहीं हुआ था, एक भी खिड़की हमें नहीं मिला है किसी भी दीवार में। जो चारों तरफ दीवारें हमें मिली हैं उसमें बाहर की ओर, अंदर की साइड पे नहीं, अंदर में तो हमें मिले हैं दीवार, वो सॉरी खिड़कियाँ मिली हैं अंदर में, लेकिन बाहर की तरफ एक भी खिड़की नहीं है। और जो बाहर का दरवाज़ा है वो इस तरीके से बनाया गया है कि अंदर का कुछ भी अवलोकन नहीं किया जा सकता है, कुछ भी देखा नहीं जा सकता। और मोहनजोदड़ो में हमें साथ ही साथ हर घर में एक कुआं मिला है, जिससे पता चलता है ये राहगीर के लिए बनाया गया है, राहगीर के लिए बनाया जाता था हर घर में। और साथ ही समय हमें बीच में आंगन मिलता है, जिससे साक्ष्य मिलता है कि हमें यहाँ पे खाना पकाते होंगे या फिर बुनाई कताई करते होंगे। साथ ही साथ हमें सीढ़ी के साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है डबल फ्लोर के मकान बनाया करते होंगे। ये घर के कुछ स्ट्रक्चर थे। मैंने आपको बता दिया। लोथल के बारे में मैंने एक विशेषता बताया कि यहाँ पे जो बस्तियाँ थी, ये नालियाँ तो पक्की ईंटों के बने हुए थे, लेकिन जो यहाँ की बस्तियाँ थी वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे घर।
और दूसरी बात थी लोथल के दुर्ग की। ये दुर्ग यहाँ पे किले बंद नहीं था, लोथल में, खास तौर पे लोथल में दुर्ग किले बंद नहीं था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं दूसरी विशेषताएं क्या थी। हमने पहली विशेषता देख लिया, नगर नियोजन। दूसरी विशेषता है ईंट। हमें यहाँ पे असाधारण ईंट मिला है। असाधारण क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें एक ही पैमाने पूरे हड़प्पा सभ्यता में मिलता है, एक ही पैमाना ईंट का। और वो पैमाना क्या है, लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की 4 गुना और 2 गुना हुआ करती होंगी। देखिए मान लीजिए कुछ ऐसा ईंट है, ये अगर इसकी ऊंचाई 1 है, एक कोई मानक ले लीजिए, कोई सा भी मानक, अगर 1 है तो चौड़ाई इसका 2 हुआ करता है और जो लंबाई है वो 4 हुआ करती है। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई के 4 गुना और 2 गुना हुआ करता है। पूरे हड़प्पा सभ्यता में बस ऐसा ही मानक मिला है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का। ये है दूसरी विशेषता निचली बस्तियों का। ठीक है, अब हम बात करते हैं दुर्ग का। दुर्ग कैसे हुआ करते हैं, इसमें क्या क्या संरचनाएं मिली है, कौन रहता था। देखिए हमें पहला बात तो यहाँ पे अन्नागार मिला है, अन्नागार यानी कि अन्न रखने का घर। ठीक है, अन्नागार। हमें दीवार तो मिले हैं चारों तरफ के, लेकिन जो ऊपर के जो हमें ऐसा लगता है छत, वो लकड़ के बनाए गए थे, लकड़ी के, और वो शायद सड़ गल गए और ख़त्म हो गए टाइम के अनुसार। और दूसरा हमें मिला है स्नानागार। स्नानागार, स्नानागार कैसा, बहुत ही बड़े पैमाने पर स्नानागार मिला है। स्नानागार बहुत ही बड़े पैमाने पर मिला है, जिसे आज हम स्विमिंग पूल कहते हैं। तो हमारे पूर्वज 5000 साल पहले से ही स्विमिंग पूल जानते थे। देखिए बहुत ही बड़े पैमाने पे स्विमिंग पूल बनाया जाता था यहाँ पे। कैसे, देखिए कैसे स्ट्रक्चर था वहाँ का, मैं बताता हूँ आपको कुछ। उत्तर दक्षिण में सीढ़ियाँ हुआ करती थी, साइड साइड में रूम हुआ करते थे, और उत्तर के साइड में एक गली गई जिसके दोनों साइड पे भी 4 स्नानागार, 4 स्नानागार। और जो दक्षिण वाला है इसमें कुआं रख दिया गया, ईंटों से पानी लीक ना हो इसके लिए हमें यहाँ जिप्सम का प्रयोग दिखाई देता है। हालांकि जिप्सम का प्रयोग नालों में भी था, और नालों को साफ करने के लिए चूना पत्थर का हमें ढक्कन भी मिलता है, जिससे वो हटाकर साफ भी करते थे। ठीक है, जिप्सम का प्रयोग मिलता है। सो जिप्सम आप जानते हैं, जो आपकी दीवार पे जो पीओपी हुआ है वही है जिप्सम। आप इतना बड़ा संरचना सोच सकते हैं, इतना बड़ा संरचना क्यों बनाया गया होगा। तो विद्वान क्या कहते हैं, इसे विशेष अनुष्ठानिक कार्य के लिए, अनुष्ठानिक कार्य यानी कि धर्म से जोड़ दिया। जो भी समझ में नहीं आया इन्हें धर्म से जोड़ दिया। विशेष अनुष्ठानिक कार्य के लिए बताते हैं कि इसको प्रयोग करते थे। हालांकि इसमें कौन आता था कौन जाता था कुछ नहीं पता है, कोई अमीर वर्ग आता था या फिर सभी लोग, ऐसा कुछ नहीं पता। ये है अन्नागार और स्नानागार, हमें दुर्ग से मिले हैं। और भी बहुत सी चीज़ें थी दुर्ग में, हालांकि एनसीईआरटी में बस यही 2 चीज़ें बता रखा है। अब हम बात करते हैं कि कोई अमीर गरीब हुआ करता था क्या यहाँ पे, सामाजिक भिन्नताएं था कुछ। तो हम इसको कैसे पता करेंगे, देखिए इसको पता करने के लिए हम मिस्र में देखते हैं कि जो समाधान था उसको निकालते हैं, उसकी खुदाई करते हैं, और हम देखते हैं जो राजा हुआ करते थे या अमीर वर्ग था, उनमें उनके साथ बहुत ही कीमती बहुमूल्य वस्तुएं मिलती हैं, जैसे सोना चांदी हो गया। हम जब मिस्र में देखते हैं, वहाँ पे खुदाई किया गया तो बहुत ही बेशुमार धन दौलत निकला जो राजा था उसके साथ। तो हो सकता है कि ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हो। तो जब समाधान जो उसको खंगाला गया, तो यहाँ पे हमें अमीर और गरीब का तो पता नहीं चला, लेकिन दूसरी वस्तु जरूर पता चल गई। दूसरी चीज़ क्या थी, समाधान से क्या पता चला हमें। जब यहाँ पे खुदाई किया गया तो यहाँ पे लोगों के पास में मृत भांड
कपड़े मिले, मृद भांड। मृद भांड का समझते हैं, वही बर्तन वगैरह, और कपड़े और उनकी ज़रूरत के सामाने, जिससे यह पता चलता है कि ये पुनर्जन्म विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म का विश्वास रखते थे। इसीलिए तो मेरे भांड और कपड़े रख के सोते थे, मतलब सोते नहीं थे, तो समाधान जब करते थे तो उसी के साइड में रख दिया जाता था। अच्छा, कोई और तरीका समाज में भिन्नताएं देखने के लिए, तो हम देखते हैं जैसे कोई बहुमूल्य वस्तु किसी के पास हो, जिसको बनाना बहुत ही कठिन हो, मिलना बहुत ही दुर्लभ हो, तो जिसके पास मिलेगा अफसोस ऑफकोर्स वो अमीर होगा। ठीक है, तो हमें ऐसा चीज़ एक मिलता है, फयांस। क्या? फयांस। अब फयांस क्या है? ये रेत और रंग और चिपचिपे पदार्थ, सॉरी, का मिश्रण करके एक जो पदार्थ बनता था उससे बनाते थे, फयांस उसी को कहते हैं। और हमें एक चीज़ मिला है जो इन पदार्थों से मिलके बना हुआ करता था, कुछ ऐसा। मुख इसका कुछ ज़्यादा चौड़ा हो गया, कुछ ऐसा ही था, बस इतना ही बड़ा, यूँ कह सकते हैं। इस पर विशेष ही शिल्पकारी किया गया था, बहुत ही तराशा गया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और इसको बनाना बहुत ही कठिन था। अच्छा, इसका प्रयोग क्यों करते थे? तो ऐसा लगता था ये सुगंधित द्रव्य रखने के लिए, सुगंधित द्रव, सुगंधित द्रव समझते हैं, परफ्यूम, इत्र, इत्र रखने के लिए इसको प्रयोग करते थे। इसको कह दिया गया, हम दुर्लभ वस्तु समझ कह दिया गया। क्या था ये? विलासिता की वस्तुएं थी। ठीक है, और कीमती वस्तुएं तो वैसे हमें बहुत ही नहीं मिले हैं, क्योंकि सोने और चांदी के जिस तरह हमारे अभी वर्तमान में जितना मूल्य है, शायद उतना तब भी हुआ करता था। इसीलिए हमें सोना चांदी का यहाँ पे कोई विशेष नहीं मिलता है। सोना चांदी हमें कब मिलता है? जब कोई चीज़ संचय करके रख दिया गया किसी के द्वारा, या तो वो निकाल लिया गया तो नहीं मिलेगा, जिसने रखा है अगर वो निकाल लिया, यानी कि जो आज के टाइम पे, अगर देख आज के टाइम पे नहीं, यानी कि आज से अगर 60-70 साल पहले भी चले जाएंगे तो देखते थे लोग क्या करते थे कि कहीं मिट्टी खोद के वहाँ पे रख दिया पैसा वगैरह, या फिर जो भी था उनका बहुमूल्य चीज़, वैसे ही वहाँ पे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे, जिसे संचय कहते हैं, जिसे बहुत ही सावधानी पूर्वक रख दिया गया, वही संचय है। या तो अगर वो निकाल लिया तो नहीं मिलेगा पुरातत्वविद को, या फिर कोई चोर हो या फिर किसी और को अगर वो मिल गया तो नहीं मिलेगा पुरातत्वविद को, और जब तक पुरातत्वविद को उस तक पहुंच ना जाए तब तक उसको नहीं पा सकता। यानी कि इसको भी ढूंढना बहुत ही कठिन है पुरातत्वविद के लिए। जो हमें मिले हैं संचय से, वो भी, उसमें भी ऐसा ही लगता है तो बहुत छुपा के रखा गया, बहुत ही कम सोना हमें मिले हैं, संचय से मिले हैं, जो भी सोना मिले हैं हमें संचय से मिले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे हमने बात किया फायांस की, ठीक है, इसका निर्माण हम इसको देखते हैं, सिर्फ ये मोहनजोदड़ो में मिलता है, मोहनजोदड़ो में मिलता है, बाकी निचली बस्तियों में बिल्कुल नहीं मिलता। लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, कालीबंगन, यहाँ बिल्कुल नहीं मिलता, विकसित शहर में ही मिलता है। तो हम देखते हैं, अब देखते हैं उत्पादन केंद्र। क्या कोई उत्पादन केंद्र हुआ करता था? हालांकि हम जब समाधान के वक्त में पढ़ा तो हमें 80 के दशक में 1980 हमें एक ऐसा सौ मिला था जिसके खोपड़े के पास में शंख के 3 छल्ले और मन के ढेर सारे, यानी कि सैकड़ों मन के मिले हुए थे। ये आपको बताना था। ठीक है, उत्पादन केंद्र देखते हैं। उत्पादन केंद्र, उत्पादन केंद्र हमें कोई मिला है? अच्छा, इसको सबसे पहले ये देखते हैं ढूंढेंगे कैसे उत्पादन केंद्र है कि नहीं। सबसे अच्छा तरीका है कूड़ा करकट देखना, कूड़ा करकट, कूड़ा करकट ढूंढना। ठीक है, कूड़ा करकट ढूंढना। कूड़ा करकट ढूंढना क्यों? क्योंकि जो उत्पादन केंद्र होंगे वहाँ से बहुत ही अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जो बेकार हो गई वस्तु, जो कटा पिटा बहुत सी वस्तु खराब निकल जाती है। ठीक है, तो वो उन्हीं के आसपास में जमा हो जाती है, तो ये कूड़ा करकट हम ढूंढते हैं।
तो हमें मिलता है कहाँ पे, चनहूदड़ों में। चनहूदड़ों, चनहूदड़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। अब देखिए, मेसोपोटामिया था, सॉरी मोहनजोदड़ो जहाँ था, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जहाँ 125 हेक्टेयर में फैला था, वहीं सिर्फ ये चनहूदड़ो 7 हेक्टेयर में फैला था, 7 हेक्टेयर में फैला था। और जितने भी यहाँ पे घरे थे, आवास थे, सब के सब किसी न किसी काम में लिप्त थे, शिल्पकारी में। यहाँ पे हमें क्या क्या शिल्पकारी मिला है, देखिए, मनके मोहरे बाट, मनके मोहरे बाट का निर्माण, साथ ही साथ हमें शंख की कटाई और धातु से संबंधित भी कुछ कार्य हमें मिले हैं। ठीक है, ये था चनहूदड़ो। और भी कोई है? हाँ, नागेश्वर और बालाकोट है, नागेश्वर। और भी हमें यहाँ पे कुछ मिले हैं, देखिए, रुक जाइए और बताता हूँ। मनके, मनके को जो पदार्थ होता था, किससे बने हुए थे? पत्थर से बने हुए थे। यहाँ के हमें मनके जो बनते थे उनके पत्थर मिले हैं, जैसे क्या क्या है, कार्नेलियन हो गया, क्वार्ज हो गया, जैस्पर हो गया, ये सब पत्थर के नाम हैं। सेल खड़ी, सेल, सॉरी, खड़ी, स्फटिक और सोना चांदी तो आप सभी को पता है, सोना चांदी तांबा ये सब यहाँ से हमें मिले हैं। इससे हमें मिलते हैं क्या? मन के जो बनाते थे, इन पत्थरों से बनाते थे। और भी कोई उत्पादन केंद्र था? नागेश्वर, मैंने आपको बताया था नागेश्वर यहाँ पे गुजरात में, नाग को साइड बना के ऐसे, तो नागेश्वर आपको याद करवाया था। नागेश्वर ये समुद्र के किनारे स्थित है। और बालाकोट भी, बालाकोट, बालाकोट आपको मैं याद दिलवाया था, यहाँ पे समुद्र किनारे, यह भी उत्पादन केंद्र है। देखिए, इन्हें बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे स्थापित किया गया। चनहूदड़ो यहाँ पे स्थापित किया गया क्योंकि यहाँ पे पत्थर वगैरह थे विशेष। नागेश्वर बालाकोट को इसलिए यहाँ पे स्थापित कर दिया गया क्योंकि यहाँ समुद्र किनारे से हमें शंख मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे शंख के अधिकतम कार्य होते हैं। हमें यहाँ पे शंख के चूड़ियाँ मिले हैं, चूड़ियाँ शंख के, नागेश्वर में भी और बालाकोट में भी। करछियाँ मिले हैं, पच्चीकारी, पच्चीकारी यानी कि सजावट का, ऐसा कुछ कह सकते हैं, सजावट के पच्चीकारी मिले हैं नागेश्वर और बालाकोट में। और हाल ही में हमें जो मनके में छेद करने के लिए सुई भी मिले हैं, लोथल में मिले हैं, धौलावीरा में मिले हैं और कालीबंगन में मिले हैं। ठीक है, ये हो गया उत्पादन केंद्र। अच्छा, अब कोई एक वस्तु एक स्थान पर तो मिल जाएगा, लेकिन हर वस्तु एक स्थान पर तो नहीं मिल सकता, तो कहाँ से कैसे लाते थे ये? उत्पादन के लिए एक वस्तु काफ़ी नहीं है, अलग अलग वस्तुएं होना जरूरी है। ठीक है, जैसे धातु हो गया, कोई एक ही धातु से कोई उत्पाद नहीं हो सकता बहुत ही बड़ा, अनेक धातुओं का वहाँ पे मिश्रण करते हैं, अनेक अनेक चीज़ बनाते हैं। तो कहाँ कहाँ से लाते थे? देखिए, हमें मिला है क्या? लोथल, लोथल से हम कॉर्नेलियन पत्थर, कार्नेलियन पत्थर का यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ से लाते थे। और अफ़गानिस्तान के सोरतुगई, सोरतुगई से हम लाजवर्द मणि, लाजवर्द मणि, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत से सोना और
गणेश्वर जोधपुरा संस्कृत से हम, जिसे हम खेतड़ी भी कहते हैं, तांबा। खेतड़ी हम नागेश्वर सॉरी गणेश जोधपुरा संस्कृत भी कहते हैं। देखिए हमने पहले इसको देखिए। कार्नेलियन पत्थर हो गया, लोथल से हमें रक्तम प्राप्त होता है, सोरतुगई से लाजवर्द मणि, दक्षिण भारत से सोना, खेतड़े से तांबा। खेतड़े को मैंने कहा नागेश्वर जोधपुरा संस्कृत भी कहते हैं। संस्कृत नहीं, संस्कृति है। इसको अलग संस्कृति क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ के मृदभांड थे, यहाँ के जो धातु थे बिल्कुल भिन्न थे कहाँ के, हड़प्पा सभ्यता से, इसलिए इसको अलग संस्कृति कह दिया गया। जो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। ठीक है, अब क्या व्यापार देखते हैं हम इसका। हमने उत्पादन केंद्र देख लिया, यहाँ से ये सब बनाते थे, उत्पादन केंद्र देख लिया। व्यापार देखते हैं, व्यापार कहाँ कहाँ तक था इसका। व्यापार जब हम देखते हैं तो हमारा व्यापार ओमान से था। ओमान मैं आपको मैप पहले बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये हो गया भारत, ऐसा कुछ, सॉरी ठीक ठाक से बनाना पड़ेगा थोड़ा। पाकिस्तान ये हो गया कुछ ऐसा, जाके यहाँ पे दोबारा मुड़ जाता है ये, फिर दोबारा जाता है, फिर दोबारा ये मुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अरब, ये अरब है, यहाँ पे लास्ट छोर पर ओमान, जिस वर्तमान में ओमान है, तब मगान था। और हमें यहाँ पे थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ कह सकते हैं बहरीन द्वीप था नहीं है, बहरीन द्वीप, और कुछ इधर मेसोपोटामिया और इधर ओमान। यहाँ से हमारा व्यापार होता था तीनों जगह से। कैसे, क्या साक्ष्य है? पहला साक्ष्य हम ओमान का सिद्ध करेंगे, क्योंकि ओमान की जो तांबा है, और जो यहाँ पे पूरा हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं, हड़प्पा, ओमान का जो तांबा है और हड़प्पा का जो तांबा है, इन दोनों में निकिल के साक्ष्य मिलते हैं। निकिल के साक्ष्य, इससे यह पता चलता है ये दोनों तांबा आमान से या प्राप्त करते थे, जिससे निकिल के साक्ष्य मिले हैं। दूसरी बात, हमें ओमान से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। क्या? मृदभांड हमें मिला है, एक ऐसा विशेष मृदभांड जिसके चारों तरफ काली मिट्टी का परत चढ़ाया हुआ है, और कुछ हड़प्पा की लिपि भी उस पे है। इससे पता चलता था कि तरल पदार्थ ये विनिमय कुछ करते थे, क्योंकि यह काली मिट्टी इसलिए लगाया गया था क्योंकि ये तरल को रोक सके, कुछ ऐसा करके है, ठीक है। अब बहरीन द्वीप है और मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया की जो लिपि थी उसे पढ़ लिया गया है, तो हमें वहाँ से एक लेख मिलता है, 3री सहस्त्राब्दी दिनांकित है, 3री सहस्त्राब्दी मतलब 3000 ईसा पूर्व, यह कह सकते हैं 3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व दिनांकित है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लेख मिला जिसे पढ़ा भी जा सका है। उस लेख में 3 शब्द मिले हमें। पहला मगान, संभवतः ओमान के लिए यूज किया गया, दिलमुन, और तीसरा मेलुआ। दिलमुन किसके लिए था? बहरीन द्वीप के लिए। मेलुआ किसके लिए था? हड़प्पा सभ्यता के लिए।
दिल दिलमुन ये बता दिया मैंने। मेलुहा का जो शाब्दिक अर्थ था, ये कहते हैं नाविकों का देश। और हमने हमारे जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें हमने बहुत से मोहरों देखा, उस पर नाव छपे हुए थे। तो ऐसा हो सकता है कि ये अधिकांशतः ये समुद्र से यात्रा करते होंगे, इसलिए इसे कह दिया गया नाव का देश, यानी कि मेलुहा। अच्छा, हमें यहाँ पे कुछ हड़प्पा से आते हुए वस्तुओं का भी साक्ष्य मिला है, इसमें लिखा हुआ है। किस किस का साक्ष्य मिला है? ये लिखित साक्ष्य है। कॉर्नेलियन का, कॉर्नेलियन अभी बताया था मैंने, लोथल से प्राप्त हुआ था। दूसरा, और सेल खड़ी, सोना और कुछ लकड़ी। सेल खड़ी नहीं था, तांबा था। लकड़ी, लकड़ी के साक्ष्य मिले हैं कि आता था, यानी कि निर्यात करते थे ये। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया से निर्यात करते थे। ये हो गया कुछ व्यापार के साक्ष्य। दिलमुल से भी हमें कुछ मुहर मिले हैं, और जो यहाँ के जो बाट थे, कहाँ के? बहरीन द्वीप के, सॉरी, बस इतना पर्याप्त है। और एक यहाँ पे वाक्य यहाँ प्रचलित है, कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो नहीं, मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया एक वाक्य प्रचलित है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी, उसकी आवाज़ राजप्रसाद तक गूंजे। राजप्रसाद यानी कि महल तक गूंजे। हो सकता है यहाँ पे जो हाजा पक्षी का नाम ले जा रहा है वो मोर हो, बाकी कुछ विशेष ऐसा जानकारी नहीं है। हमने व्यापार देख लिया कहाँ कहाँ तक हुआ। अब हम बात करेंगे मुहर, यहाँ की विशेष मुहर। मुहर जो बनती थी वो सेल खड़ी से बनती थी। सेल खड़ी, सेल खड़ी बहुत एक पत्थर है, बहुत ही मुलायम पत्थर हुआ करता था, जिसे आसानी से तराशा जा सकता था। और इस पे एक लिपि लिखी जाती थी, जो भी रहस्यमयी है, पढ़ा नहीं जा सका है। और एक चित्र कह सकते हैं, किसी न किसी जानवर के या फिर किसी नाव का, हमने भी नाव का देखा, नाविकों का देश थे। और मुहर पे हमने लिपि देखी, रहस्यमयी लिपि, जिसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। और मुहर का यूज़ कैसे करते थे? मान लीजिए कोई सामान है, उस पर गांठ लगा दिया और उस पर मिट्टी लगा दिया, मिट्टी मिट्टी गीली मिट्टी, उस पर ठप्पा मार दिया। अगर वो जहाँ पे जाना है, जिसका वहाँ जहाँ अगर जाना है, अगर वहाँ तक जाते जाते अगर वहाँ नहीं खंडित हुआ, यानी कि टूटा नहीं, तो समझ लीजिए आपका सामान सुरक्षित है। अगर वो खंडित हो गया, टूट गया, तो आप समझ जाइए कि हो सकता है आपका सामान बंदा गया हो, या फिर कुछ और आपके साथ मतलब आपके सामान के साथ छेड़छाड़ी हुआ है। तो ऐसा यूज हो सकता है, करते होंगे। दूसरी बात, हमें और लिपि के बारे में देखते हैं। लिपि, कितनी लिपियाँ थी? हमें जो सबसे बड़ा अभिलेख मिला है, मुहर, मुहर इतना था, इस पर 2-4 लिपियाँ लिखी जाती थी। लिपियाँ जो हमें सबसे बड़ा अभिलेख मिला है, उसमें 26 चिन्ह थे। और अगर हम बात करते हैं यहाँ की कुल चिन्ह की, कुल, तो कितने थे? 375 से 400 चिन्ह थे। 400 चिन्ह। आप सोच सकते हैं इतना बड़े पैमाने पे इतने चिन्ह। तो यहाँ पे क्या कोई वर्णमाला या ऐसा कुछ है, यानी कि स्वर या व्यंजन इसमें हुआ करते थे? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हो सकता था चिन्ह लिपि हो, यानी कि आकृति से कुछ ऐसा करके जाना जाता होगा। लिपि। अब हम बात करते हैं बाट की। बाट, तौलने के लिए बाट का यूज किया जाता था। बाट, ठीक है। बाट का भी जो मापक है, मानक, हमें 2 प्रकार से मिलता है। एक द्विआधारी
और एक दशमलव पद्धति। द्विआधारी। द्विआधारी क्या है? जो 2 से मल्टीप्लाई करने पे मिलता है। जैसे 1 हो गया, 2 के करेंगे फिर 1 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 32, 2 दूना 64, 2 दूना 128, ऐसे करते करते हम 16,800 तक हमें ऐसे मिले हैं। बार्ट की मानक है ये, मानक 16,000 नहीं है, 12,000 है। और दूसरी जो पद्धति है दशमलव प्रणाली पर मिलती है, दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ठीक है, ये बार्ट है। और बार्ट पे दूसरी हमें विशेषता मिलती है, यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं मिलता बार्ट पे, एकदम सामान्य से घनाकार कह सकते हैं या घनाभाकार मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ के शासक वर्ग की। क्या यहाँ पे कोई शासक था? पूरे हड़प्पा सभ्यता पे कोई शासक शासन करता था, या फिर हर एक केंद्र पर शासन करता था? जैसे लोथल हो गया, कालीबंगन हो गया, धौलावीरा, चनूदड़ो, यहाँ पे अलग अलग शासन करते थे। तो हमें अलग अलग विद्वान अलग अलग व्याख्या करते हैं। बहुत से कहते हैं कि यहाँ पे शासक वर्ग था ही नहीं, बहुत से कहते हैं पुरोहित वर्ग शासक करता था, और बहुत से लोग कहते हैं कि हड़प्पा में सिर्फ एक ही शासन करता था, कोई एक राजा। तो हमें वैसा कुछ विशेष तो नहीं मिला है, लेकिन हम आंकड़ों के हिसाब से कह सकते हैं कि ईंटों का असाधारण प्रणाली मिला, बाट मिले हमें एक जैसा सभी में, और ईंट और नगर नियोजन हमने देखा। तो इस निष्कर्ष से हमें पता चलता है कि हो सकता है इस पूरे हड़प्पा सभ्यता में कोई एक राजा है, हो सकता है, हम श्योर नहीं है कि ऐसा ही है, क्योंकि हम बहुत ही खुदाई करते हैं, बहुत ही जांच पड़ताल करते हैं, तो कोई भी राजा का वैसा साक्ष्य तो नहीं मिलता है। बस हमें एक मूर्ति मिलती है बेशक, जिसे हम पुरोहित राजा का नाम दे देते हैं, बस ऐसा माना गया। ठीक है, शासन प्रणाली के बारे में। अच्छा, इसका अंत कैसे हुआ? अंत के बारे में अब आते हैं। अंत इसका हम देखते हैं 1800 ईसा पूर्व से हम देखते हैं, जो चोलिस्तान था इलाका, इसे त्याग दिया गया, पूरी तरीके से त्याग दिया गया। और 1900 ईसा पूर्व में हम देखते हैं वो जो उत्तर की तरफ थे, उत्तर की तरफ हड़प्पा सभ्यता, वो अभी भी था 1900 ईसा पूर्व तक। तो इसके बाद त्यागा गया कहीं पे जाके। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम चर्चा अभी करेंगे थोड़ा। बहुत से विद्वान कहते हैं कि इन्होंने बहुत ही कृषि का बहुत ही, यानी कि मृदा का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फसल उगाया वगैरह, मृदा का उपजाऊपन खत्म हो गया, और उर्वरकता खत्म होने के कारण ये खत्म हो गया। और बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पे बाढ़ आ गया, बहुत से लोग कहते हैं यहाँ पर भूकंप आया, और मतलब प्रकृति की दोष देते हैं, जिसके कारण ये सभ्यता खत्म हुआ। बहुत से आर्य काकरण भी कहते हैं। तो इसका विशेष तौर पे अंत कैसे हुआ हम अगली वीडियो में देखेंगे, और इसकी खोज भी कैसे हुई इसके भी बारे में हम अगली कक्षा में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।